तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा हब में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11 फिजिक्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट और टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कैसे एग्जिबिट्स होते हैं। पहले तो आप ये जान लो कि ये मोशन हम काइनेमेटिक सेक्शन का नहीं डिस्कस करेंगे, ये हम ऑसिलेटरी टर्म में डिस्कस करेंगे। लाइक पेरियोडिक हो गया, ऑसिलेटरी हो गया, हमारा हार्मोनिक मोशन हो गया, या फिर नॉन हार्मोनिक मोशन हो गया, देन आफ्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलिए इस वीडियो में बनते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। इस पूरे सीरीज में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एक वीडियोस, एक एक टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ, जो न्यूमेरिकल्स आपके आइदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्या होता है कि जो हमारा मोशन होता है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा मोशन होता है एक्चुअली वो हमारे दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है नेचर ऑफ फोर्स, पहला होता है हमारा नेचर ऑफ फोर्स, दूसरा होता है हमारा वेलोसिटी। पहला होता है हमारा नेचर ऑफ फोर्स, दूसरा होता है हमारा वेलोसिटी। देखिए, नेचर ऑफ फोर्स का मतलब हो गया कि ये सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन हमारे पूरे ऑब्जेक्ट का और वेलोसिटी हमारे पूरे ऑब्जेक्ट का, यही दो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे किसी भी मोशन को एग्जिबिट कराने में उन पर डिपेंडेंट क्वांटिटीज या डिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं। देखिए, नेचर ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग या वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग मोशंस को दो पार्ट्स में डिस्क्राइब किया जाता है। पहला होता है लीनियर मोशन और दूसरा होता है हमारा कर्वी लीनियर मोशन। दूसरा होता है हमारा कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है, पहला होता है हमारा लीनियर मोशन, दूसरा होता है हमारा कर्वी लीनियर मोशन। देखिए, लीनियर मोशंस में क्या होता है कि अगर वेलोसिटी हमारी पैरेलल हो जाए हमारे एक्सेलरेशन के, या फिर एंटी पैरेलल हो जाए हमारे एक्सेलरेशन के, या तो पैरेलल हो जाए या फिर एंटी पैरेलल हो जाए हमारे एक्सेलरेशन के। इसका एग्जांपल इस तरह समझते हैं कि अगर कोई बॉल है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई बॉल है, इस बॉल को हमने क्या किया है कि ऊपर से ड्रॉप कराया किसी वेलोसिटी से। और देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड के साइड में है। मतलब अगर हम डाउनवर्ड केस की बात करें तो यहाँ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पैरेलल है। तो इनका ट्रेजेक्ट्री जो फॉर्म हो रहा है, इनका ट्रेजेक्ट्री कैसा है, लीनियर है। अगर हम बात करें कि किसी बॉल को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है किसी वेलोसिटी u से। अब देखिए, यहाँ वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस दोनों केस में, मतलब अपवर्ड वाले केस में, जो वेलोसिटी है वो हमारी एंटी पैरेलल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, तब भी इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा बना हमारा, ये लीनियर बन रहा है। तो लीनियर मोशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा वेलोसिटी है ये पैरेलल हो जाए एक्सेलरेशन के, या फिर एंटी पैरेलल हो जाए हमारे एक्सेलरेशन के। दो केस बनते हैं, एक बनता है डाउनवर्ड का केस और एक बनता है अपवर्ड का केस। इसको आप ये जैसे वर्टिकल मोशन में हमने इसको कंसिडर किया है, आप इसको हॉरिजॉन्टल में भी कंसिडर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हॉरिजॉन्टल के केस में क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय एन ऑब्जेक्ट या एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल इफर्ट हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, कर्वी लीनियर मोशन में क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम या तो प्रोजेक्ट कर दें या फिर थ्रो कर दें, थ्रोन एट एन एंगल थीटा,
किसी एंगल पे हम इन चीज़ों को क्या कर दें, प्रोजेक्ट कर दें। प्रोजेक्ट किया तो इसमें एक ही मोशन बनता, वो कौन सा मोशन बनता, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या हुआ कि हमने जैसे ही एक बॉल को हमने सरफेस के अलॉन्ग कुछ एंगल पे क्या किया है, थ्रो कर दिया है। कुछ एंगल पे हमने क्या किया है, थ्रो किया है। ये हमारा सरफेस है। हमने सरफेस पे जैसे ही थ्रो किया, ये इस एंगल को फॉलो करते हुए क्या करता है, एक प्रोजेक्टाइल फॉर्म करता है। एक प्रोजेक्टाइल फॉर्म करता है और इस तरह के मोशंस को क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं। सॉरी, इस तरह के मोशंस को क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं। कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं। इन्हीं कर्वी लीनियर मोशंस को या लीनियर मोशंस को फर्दर इनके रिपीटेशन के अराउंड रिपीटेशन हो गया या फिर इनके सराउंडिंग के अराउंड इनको कंसिडर करके हम लोग ऑसिलेशन में पढ़ते हैं। और ऑसिलेशन में इन चीज़ों को हम कैरेक्टराइज करते हैं पेरियोडिक, ऑसिलेटरी और हार्मोनिक। और हार्मोनिक के साथ साथ एक और मोशन होता है नॉन हार्मोनिक। अब इन्हीं तीनों मोशंस को बना करके जो हमारा अगला मोशन बनता है वो होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये था इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके आगे हम इन्हीं के रिपीटेशन के अराउंड हम समझते हैं कि हमारा पेरियोडिक मोशन क्या होता है। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं पेरियोडिक मोशन क्या होता है। हमारा टॉपिक है पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन क्या होता है? पेरियोडिक मोशन कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है और अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। ऑब्जेक्ट अगर मतलब रिपीट मोशन कर रहा है और वो रिपीट कर रहा है, रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन at a regular interval of time, at a regular interval of time। किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इन टर्म्स को, इस तरह के मोशंस को क्या बोलते हैं, पेरियोडिक मोशन कहते हैं। पेरियोडिक का मतलब ये हो गया कि एक पीरियड में मतलब मोशन कर रहा है। इसका एग्जांपल समझते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा अर्थ का जो रिवॉल्विंग टाइम पीरियड है, अर्थ का जो रिवॉल्विंग टाइम पीरियड है वो है 365 डेज और 1 ईयर का। कहने का मतलब कि अर्थ जो है हमारे सन के अराउंड में जो ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, इसको कंप्लीट करने में टोटल कितना डेज लग रहा है, 365। सपोज करें कि अगर ये यहीं से अपना मोशन स्टार्ट करता है तो इसको ट्रैवल करके आते आते टोटल कितना टाइम लगा, 365 डेज। 365 डेज के बाद ये वापस क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। फिर घूम फिर के वापस 365 डेज पे आता है और फिर से वापस अपने मोशन को ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो पेरियोडिक मोशन ऐसे मोशंस होते हैं जहां पे रिपीटेशंस हो जाए, जहां पे क्या होता हो, रिपीटेशन होता हो। रिपीटेशन एट रेगुलर भी कह सकते हैं और फिक्स भी कह सकते हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इसमें क्या होता रहे, रिपीटेशंस होते रहें। अब जैसे हमारे पास कोई वॉच है जो हमारे सेकंड हैंड वॉच, मतलब जो रिस्ट वॉच होती हैं, उनमें जो क्लॉक, जो हैंड्स होती हैं हैंड्स ऑफ वॉचेस, ये कैसे मोशंस को एग्जिबिट करती हैं, पेरियोडिक मोशंस को एग्जिबिट करती हैं। क्योंकि इनका टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब कि हर, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
वॉच में क्या होता है कि इस 12 के बाद ये वापस 1 पे आता है, मतलब एक 360 डिग्री के एंगल के बाद ये वापस क्या होगा, अपने मोशंस को रिपीट करेगा। अगर हम मिनट हैंड को देख रहे हैं तो हर 60 मिनट के बाद वो अपने मोशंस को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इस तरह के मोशंस को पेरियोडिक मोशंस कहते हैं। तो ये थे इनके डेली लाइफ एग्जाम्पल पेरियोडिक मोशंस के। अगला टॉपिक होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन, समझते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशंस कि जब यही मोशंस जो रिपीटेशंस हो रहा था ये बैक एंड फ्रो होने लगे, जैसे टू एंड फ्रो मोशंस होने लगे, इस तरह के मोशंस को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल सी बात, टू एंड फ्रो टाइप, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है कि ये एक बार अपने मीन पोजीशन पे जाता है, उसके बाद अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। ऑसिलेटरी मोशंस जो होते हैं ये हमेशा बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहे जाते हैं, इनको टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहा जाता है इनको। बैक एंड फोर्थ मोशन का मतलब समझिएगा कि सपोज करिए हमारे पास कोई पेंडुलम है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई पेंडुलम है, ठीक है, हमारे पास कोई पेंडुलम है। क्या किया हमने कि इस पेंडुलम को हल्का सा हमने स्विंग कराया, हल्का सा हमने स्विंग कराया, तो अब ये पेंडुलम क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर आया, वापस क्या कहिए, बैक जाएगा, बैक जा करके ये अपने इनिशियल पॉइंट से क्या हो जाएगा, वापस आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ के कुछ आगे बढ़ के कुछ क्या होगा, यहां पे आ जाएगा। ये पेंडुलम, मतलब पेंडुलम पे क्या होगा, फिर वापस ये मोशंस कंटिन्यू रहेगा। अगर हम इनके पोजीशंस की बात करें, अगर हम इनके पोजीशंस की बात करें तो ये पॉइंट जो है, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट इनका इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट इनका एक्सट्रीम पॉइंट है और ये पॉइंट भी इनका एक्सट्रीम पॉइंट है। मतलब ये पेंडुलम अपने इनिशियल से एक्सट्रीम 1 पे जाता है, एक्सट्रीम 1 से वापस अपने इनिशियल पे आता है और इनिशियल से वापस अपने एक्सट्रीम 2 पे जाता है और एक्सट्रीम 2 से वापस अपने इनिशियल पे आता है। अब देखिए, मतलब एक बार इनिशियल से स्टार्ट किया एक्सट्रीम और वापस आया इनिशियल, देन आफ्टर इट गोज थ्रू द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम के बाद वापस जब इनिशियल पे आता है तो इसका एक ऑसिलेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। अगर हम इनको ग्राफ के मदद से समझें, ग्राफ के पैटर्न से समझें, तो ग्राफ कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। देखिए क्या हुआ कि एक बार अपने इनिशियल से स्टार्ट करते हैं और एक बार अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब अपने मैक्सिमम पे आते हैं। मैक्सिमम के बाद ये वापस क्या कर रहे हैं, अपने इनिशियल की ओर वापस आने लगे, ये अपने इनिशियल की ओर वापस आने लगे। तो हमने क्या किया, इसको इसके इनिशियल पे लाया। अब इनिशियल के बाद क्या है, ये बैक जो टू एंड फ्रो मोशन में ये टू मोशन कंप्लीट हो गया। फ्रो मोशन में क्या कर रहा है, ये वापस अपने एक्सट्रीम और वापस कहाँ आ गया, इनिशियल पे आ गया। जब दोबारा इनिशियल पे आता है तो हमने बोला यहाँ पे इसका वन ऑसिलेशन या वन साइकिल कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर से अगर आइडल कंडीशन है, कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट हुई है, तो फिर से ये क्या करेगा, आगे टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू रखेगा। इस तरह के मोशंस को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इनका एग्जाम्पल देखें, तो सीधा साधा एग्जाम्पल पेंडुलम, पेंडुलम इनका सबसे सीधा साधा एग्जाम्पल होता है। या फिर मास सस्पेंडेड टू अ स्प्रिंग। किसी स्प्रिंग की बात कर लें, हमारे पास यहां पे सपोज कर लीजिए ये स्प्रिंग है, इस पे हमने कोई मास रखा, तो जैसे ही मास को हम क्या करते हैं, हल्का सा एफर्ट लगाते हैं, ये स्प्रिंग क्या होगी, हल्की हल्की कभी कंप्रेस होगी तो कभी इलोंगेट होगी। ये कंप्रेशन और इलोंगेशन इनके मीन पोजीशन से क्या हो रही है, एक बार अपवर्ड जा रही है, एक बार डाउनवर्ड जा रही है।
टू एंड फ्रो मोशन कर रही है या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है, इस तरह के मोशंस को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशंस। ऑसिलेटरी मोशंस का ही एक और नाम होता है वाइब्रेटरी मोशंस और हार्मोनिक मोशंस। इन्हीं मोशंस को हम वाइब्रेटरी मोशंस भी कहते हैं और इन्हीं मोशंस को हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी तरह के मोशंस को हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं और वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। वाइब्रेटरी का अगर सीधा साधा एग्जांपल समझना है तो हमें गिटार देखिए, गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, इनको एक बार आपने हल्का सा स्ट्रेच किया, ये क्या करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और बार बार टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू करते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है ना ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी और हार्मोनिक में, कि वाइब्रेटरी मोशन जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। टू एंड फ्रो मोशन होगा, बैक एंड फोर्थ मोशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन बहुत ही फास्टली मैनर में होगा। इन चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना, इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, मतलब हल्का सा नामुमकिन टाइप का लगता है। क्या होते हैं? बहुत फास्ट मूव करते हैं। गिटार की स्ट्रिंग को आप हल्का सा एक बार स्ट्रेच करिएगा, देखिएगा क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। इसीलिए इनके फास्ट मोशन के कारण, फास्ट मूवमेंट के कारण इनको वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। तो ऑसिलेटरी मोशन हमने समझा, हार्मोनिक और वाइब्रेटरी समझा। अब देखिए एक और छोटा सा टॉपिक है हमारा, हार्मोनिक मोशन एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक मोशन, नॉन हार्मोनिक मोशन। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि जो पेंडुलम है, हम पेंडुलम का केस अगर देख रहे हैं, चाहे स्प्रिंग का केस देख रहे हैं, यहाँ हम लाइन ड्रॉ करके यहाँ पेंडुलम देख लेते हैं और यहाँ पे हम स्प्रिंग देख लेते हैं। यहाँ हम पेंडुलम देख लेते हैं और यहाँ हम स्प्रिंग देख लेते हैं। देखिए क्या है कि ये हमारा पेंडुलम है, ये हमारा पेंडुलम है। जैसे ही हमने इसको हल्का सा स्विंग किया, ये क्या हुआ? ये आगे बढ़ा, देन आफ्टर ये बैक डायरेक्शन में वापस आगे बढ़ा। स्प्रिंग का केस देख लें। स्प्रिंग क्या है? अभी नॉर्मल कंडीशन पे है। जैसे ही हमने क्या किया, इसको हल्का सा इलोंगेट किया, तो ये क्या होंगे? इलोंगेट हो जाएंगे और वापस क्या होंगे? ये फिर कंप्रेस हो जाएंगे। तो अगर हम इनके इनिशियल पोजीशन के कंसिडरेशन की बात करें, ध्यान से समझिएगा, इनके इनिशियल पोजीशन के कंसिडरेशन की बात करें, तो ये इनका क्या है? इनिशियल है। बाकी ये इनका एक्सट्रीम 1 है और ये इनका एक्सट्रीम 2 है। इधर ये इनका इनिशियल है और ये इनका एक्सट्रीम 1 है, ये इनका एक्सट्रीम 2 है। अब देखिए क्या है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से जब यहां पे ट्रेवल करके आता है, तो इस पॉइंट पे हमने इसको कोई भी फोर्स नहीं दिया है, हमने कोई भी फोर्स नहीं दिया है। इस स्प्रिंग में ये बॉब अगर बैक साइड पे आता है, तो जब अपने इनिशियल को क्रॉस करके ये वापस कंप्रेस हो रहा होगा। ये जब इलोंगेट हो रहा था और जब वापस कंप्रेस हो रहा है, तो इस पॉइंट को ये क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कोई भी फोर्स नहीं दिया है। जब फोर्स नहीं दिया है तो ये क्यों मोशन कर रहा है भाई? फोर्स है ही नहीं तो मोशन कैसे? तो इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो होता है वो होता है इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया क्या करता है? इनके मोशन के स्टेट को, मोशन के स्टेट को रिमेन कंटिन्यू रखता है, रिमेन कंटिन्यू रखता है। ठीक है, इनके मोशन ऑफ स्टेट को क्या करता है? कंटिन्यू रखता है। क्या इनर्शिया कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट रेस्ट पे है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, मोशन में है, या स्टेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन में है, तो ये अपने मोशन पे तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। इस कंडीशन पे क्या हो रहा है? पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से अपने इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करके वापस एक्सट्रीम पे जा रहा है। जब एक्सट्रीम पे आ रहा है तो इस कंडीशन पे अगर ये रुक रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। वेलोसिटी 0 हो रही है
वापस जब अपने इनिशियल पे आ रहा है तो इनिशियल को ये क्या कर जा रहा है, क्रॉस कर जा रहा है। इस कंडीशन पे इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, फिर इस वाली कंडीशन पे वेलोसिटी इनकी 0 हो रही है। इधर के कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अगर इधर आ रहा है तो इनकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। वापस जब अपने इनिशियल को क्रॉस कर रहा है, जब इनिशियल पे आ रहा है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जा रही है, तभी तो क्रॉस करके कंप्रेस हो रहा है। ये था हमारा पेंडुलम और स्प्रिंग का एक छोटा सा केस, जो हमारे कौन से मोशन को इंडिकेट करता है, हमारे हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन को इंडिकेट करता है। ऑसिलेटरी मोशंस के ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें समझना होगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें समझना है हार्मोनिक मोशन एंड नॉन हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन एंड नॉन हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन, नॉन हार्मोनिक मोशन, या फिर इनको फंक्शन भी कहा जाता है, हार्मोनिक फंक्शंस या नॉन हार्मोनिक फंक्शन। इन फंक्शंस को, इन मोशंस को समझने के लिए हमें इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्या होता है हार्मोनिक मोशन, क्या होता है नॉन हार्मोनिक मोशन, क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के हम इक्वेशंस को समझेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में हम इनके वेलोसिटीज को समझेंगे, इनकी एनर्जीज को समझेंगे और एक्सेलरेशन को समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सहपाठियों को बताएं कि ये वीडियोस कंटिन्यू हैं, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। हमारा टारगेट है 95 प्लस, हमारा टारगेट है 95 प्लस। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ हर एक लेक्चर्स की वीडियोस मिलती जाएंगी, हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती जाएंगी। बट आप कंटिन्यू हमारे पोर्टफोलियो पे, हमारे प्रोफार्मा पे आप बने रहें। जितना आपका रहेगा उतना आपका टारगेट आप उतने अच्छे से अचीव करते पाओगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।